नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल मेरे सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। और आज के अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त तन्वी। दर्शकों, ऊपर वाली की दी सबसे नायाब चीज हमारी जिंदगी, एक ऐसा खुशनुमा पन्ना जिसे हम हर जन्म में निभाना चाहेंगे। कहते हैं कि कई जन्मों की अच्छे कर्मों के बाद हमें ये मानव जन्म मिलता है, और इस जन्म को क्या सही मायनों में हम सही तरीकों से जी पा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इंसानों की ये तरबियत होती है कि हम अपने भविष्य की चिंता में कुछ इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि अपने आज को जीना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बेहद गूढ़ बात आपको जाननी जरूरी है कि जो जीवन है, जो जीवन का आनंद है, वो ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत के पन्नों में है। जीवन का असली मजा, जीवन का असली आनंद सिर्फ वर्तमान में है। तो दर्शकों, आज से बल्कि अभी से आप अपने वर्तमान के हर पल को खूबसूरती के साथ जीना शुरू करें। हर एक पल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, और आज इस पल में कुछ भी ऐसी गलतियों की गुंजाइश ना छोड़ें जिससे आपका आने वाला भविष्य बर्बाद हो सकता है। यकीन माने, अगर आज आपने ये सब काम किया तो जब आप अपने अतीत के पन्नों को भी पलट कर देखेंगे और जब आप अपने भविष्य की तरफ भी आंखें उठा कर देखेंगे तो सब कुछ बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही सही होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने आज के पल को निहायत पल के इम्तिहान को बेहद खूबसूरती से पास किया है। तो आइए आज से बल्कि अभी से हर एक पल में हम जीना सीखें, मुस्कुराना सीखें, गुदगुदाना सीखें और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां बिखेरें। फिलहाल इन्हीं खुशियों बिखेरने की कोशिश के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहार में। और बिहार बिहार में जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह सवेरे हम आपको बताते हैं अपने सबसे पहले कार्यक्रम में आज का सुविचार, जिसके जरिए दर्शकों हमारी कोशिश बस इतनी सी रहती है कि आपको इस सुविचार के जरिए एक ऐसी अच्छी सी बात आपके जहन में डाली जाए जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल करें तो जिंदगी बेइंतहा खूबसूरत बन बैठेगी। आज जो दर्शकों मैंने सुविचार लिया है वो कुछ यूं है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उस व्यक्ति ने कभी कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, अमूमन हम इंसान गलतियां करते हैं और ये कहा भी गया है कि इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन अगर आप गलतियां करते हैं तो इससे आपको घबराने या फिर निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गलतियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। और ये गलतियां इस बात को भी दर्शाती हैं कि आप में वो ललक है, वो इच्छा है किसी नए चीज की प्राप्ति को लेकर, कुछ नया सीखने की दिशा में लेकर। और अगर इस दिशा में आपसे उस क्रम में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उससे हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है और भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराने की भी कोशिश करने की जरूरत है। इसलिए सीखिए, जब भी जहां भी जिससे भी मौका मिले कुछ नया सीखने का जरूर सीखें। उस दरमियान आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, उन गलतियों से भी सीखें और आगे भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराने की कोशिश करें। यही आपको समय के साथ अपमार्जित करती जाएंगी। उसके साथ ही दर्शकों, आइए मैं आपको लिए चलती हूँ अपने कार्यक्रम की अगले सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताते हैं आज के दिन की खासियत। जी हाँ दर्शकों, यूं तो मेरा हमेशा मानना है कि हर दिन होता है खास, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस दिन विशेष को और भी खूबसूरत और भी महत्वपूर्ण बना देती हैं। आज भी कुछ ऐसी ही घटना है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये प्रकृति जिसे हमने भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा दिया है और जो वाकई माँ की तरह हम पे ममता लुटाती है, ये खास दिन आज उन्हीं को समर्पित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मना रहे हैं हम। आखिर क्या है ये आर्द्र भूमि, इसके बारे में, इसके विभिन्न पहलुओं से हम आपको परिचित कराएंगे। और इससे परिचित कराने के लिए हमने कार्यक्रम में आज खास तौर पर शामिल किया है अपने एक ऐसे मेहमान को जिन्होंने इस विषय में काफी रिसर्च किया है, काफी वर्क किया है। और जब आप उनसे बातें करेंगे तो इस विषय से जुड़े एक एक पहलुओं को खंगालेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से वो इसके हर एक बारीकियों से आपको परिचित कराएंगे। तो आइए हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं अपने आज के खास मेहमान श्री दीपक कुमार जी का, जो कि पर्यावरणविद हैं। तो सबसे पहले दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आज हम मना रहे हैं और
कह सकते हैं कि एक बहुत खास दिन है, हमारी सरकार की तरफ से, पूरे विश्व की सरकार की तरफ से प्रकृति को भेंट की गई है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये आर्द्र भूमि क्या है। जी, पहले तो मैं बिहार बिहान के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पे लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जी हाँ, सबसे पहला सवाल उठता है, आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि एक ऐसा पारितंत्र है जो या तो हमेशा दलदली या आर्द्र हो, या कुछ समय के लिए वो दलदली क्षेत्र हो, पत्तियों से ढका हुआ क्षेत्र हो। तो उस तरह के क्षेत्रों को हम बोलते हैं कि ये आर्द्र भूमि है, परमानेंटली वो वेटलैंड है। इसके लिए रामासार का एक कन्वेंशन है और वो इसको परिभाषित करती है कि वैसा क्षेत्र जो परमानेंट या टेम्परेरी मार्सी हो, या पिटलैंड्स पत्तियों से ढका हुआ क्षेत्र हो, फेन हो, या कोस्टल जैसे मैनग्रुव्स वगैरह का नाम सुनी होंगी, दलदली क्षेत्र का, वो हो, या टेम्पररी तौर पे आर्टिफिशियल ऐसे वेटलैंड, जैसे हम धान की खेती करते हैं तो वो कुछ समय के लिए वो पानी से वो भींगा हुआ क्षेत्र होता है, या कोई एक्वाकल्चर करते हैं या पॉन्ड्स इकोसिस्टम है, तो उसको हम लोग आर्द्र भूमि के तौर पे देखते हैं और उसको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। यानी एक सामान्य तौर पे वाटर टेबल उसका ऊपर हो, सरफेस के ऊपर हो, या सैलो हो, ऊपर पानी का हल्का हल्का पानी हो, और या वाटर टेबल जमीन के थोड़ा सा ऊपर हो, उस तरह के पारितंत्र को हम लोग आर्द्र भूमि का पारितंत्र बोलते हैं। जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से दीपक जी ने बताई कि आखिर ये आर्द्र भूमि है क्या। लेकिन अब अगला प्रश्न जो आज के दिन को समर्पित है वो ये है कि आर्द्र भूमि के बारे में आपने हमें बताई, इसकी खासियतें आपने हमें बताई, लेकिन आज आखिर विश्व की तरफ से आर्द्र भूमि दिवस को मनाने के पीछे क्या वजह है? जी, ऐसा है, ये 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामासार, वहां पे लगभग 163 देश बैठ करके इस पारितंत्र के ऊपर चर्चा किए और वहां पे आर्द्र भूमि के ऊपर, वेटलैंड के ऊपर कन्वेंशन बनाया, रामासार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वो 2 फरवरी का जो दिन था उसको हम लोगों ने वर्ल्ड वेटलैंड डे घोषित किया और तब से ये मनाया जा रहा है। तो इसमें आखिर ये आर्द्र भूमि के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें क्यों हुई? तो हम लोग जब देखेंगे कुछ पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के आर्द्र भूमि दिवस को, तो आपको इसके बारे में, इसके कार्यों के विस्तार के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। जब ये 2017 में हम जब वेटलैंड मना रहे थे, तो उसकी जो एनुअल थीम थी, वार्षिक थीम थी, वेटलैंड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब कि आपदा जोखिम ह्रास, आर्द्र भूमि एक आपदा जोखिम ह्रास के लिए, मतलब आर्द्र भूमि का संबंध कहीं ना कहीं आपदा से है। जब 2018 में ये हम ये वेटलैंड डे मना रहे थे, तो उसका थीम था वेटलैंड्स फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, मतलब एक शहरी भविष्य के लिए वेटलैंड का क्या रोल हो सकता है, उसके ऊपर 2018 में पिछले साल आर्द्र भूमि दिवस मनाई गई। इस साल 2019 में जब आर्द्र भूमि दिवस मनाई जा रही हैं, तो उसका जो थीम है वो वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, और उसके साथ एक टैगलाइन है कि वी आर नॉट पावरलेस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, हम लोग शक्तिहीन नहीं हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। मतलब जब आर्द्र भूमि जैसे पारितंत्र हैं तो हमारे पास, हम शक्तिविहीन नहीं हो सकते, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की पूरी क्षमता है। और जब अगला जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो है बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब वेटलैंड्स और जैविक विविधता। और उसके बाद का जो वेटलैंड है 2021 का जब हम मना रहे होंगे, तो उसका थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। तो आर्द्र भूमि और जल
कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके 4-5 सालों में आपको हमने ये थीम गिनाए और इसी फंक्शंस के ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे, आर्द्र भूमि के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में। जी बिल्कुल। आखिर ये आर्द्र भूमि और जलवायु का आपस में क्या संबंध है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि हर बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस एक खास थीम को लेकर आगे बढ़ती है और इस बार शायद आपकी थीम भी इसी जलवायु से जुड़ी हुई है। जरूर जानना चाहेंगे इसके बारे में। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जलवायु परिवर्तन से आर्द्र भूमि का क्या कनेक्शंस है, क्या संबंध है। तो 2000 इसके पहले एक पृष्ठभूमि है कि जलवायु परिवर्तन जो पूरा एक वैश्विक चिंतन का विषय है, वो तब जब 2015 में दुनिया के देशों ने मिलकर एक यूनानिमस समझौते के ऊपर अपना समर्थन जताया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऊपर। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2020 से, आने वाली 2020 से वो बाइंडिंग हो जाएंगी, 2030 तक वो बाइंडिंग रहेंगी और उसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण सिग्नेटरी देश है जिसने उसको रेक्टिफाई भी किया है और सिग्नेचर भी किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। तब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर चीजें हैं क्या? पहली चीज तो ये है कि जो वैश्विक तापमान है, औसतन तापमान, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। अगर वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होएगा तो आर्कटिक जैसे जगहों में, हिमालय जैसे जगहों में जो बर्फ हैं वो पिघलनी शुरू होएंगी और जाहिर सी बात है जो समुद्र का, जो जल का जो स्तर है वो बढ़ जाएंगे और उसके आसपास रहने वाले जो शहर हैं वो लगभग विलीन हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए ये चीजें, आखिर जलवायु परिवर्तन में किस तरह की चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है, वो कौन से गैसेज हैं जो जलवायु परिवर्तन को कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है, भारत सरकार ने भी वहां बताया है कि हम 33 से 35% का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगले आने वाले 2020 से 2030 तक कम करने की कोशिश करेंगे। 33 से 35% कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को हम कम करेंगे। तो कम कैसे होएगा? तो एक तरफ तो है कि कोल पावर्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कोल के ऊपर बेस्ट हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे करके फेज आउट करने की कोशिश करेंगे और जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उसके ऊपर अपना ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये चीज है। लेकिन कुछ प्रकृति ने ऐसे पारितंत्र दिए हैं, ऐसे नेचुरल सॉल्यूशंस दिए हैं जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और उसी में ये वेटलैंड है। वेटलैंड जो एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग, जब हम वेटलैंड को क्लासिफाई करते हैं तो एक इनलैंड वेटलैंड्स है जो हम फ्रेश वाटर नदियों के आसपास देखते हैं, अपने क्षेत्रों में देखते हैं, फ्रेश वाटर क्षेत्रों में देखते हैं। दूसरा कोस्टल वेटलैंड्स हैं जो समुद्री वेटलैंड्स हैं, उसको देखते हैं। और फिर तीसरा जो मैनमेड आर्टिफिशियल जो छोटे छोटे हम लोग वेटलैंड्स बना रखे हैं, तालाब है, धान की खेती करते हैं, ये सारी चीजें। तो जब हम इन फॉरेस्ट के अंदर वेटलैंड्स होते हैं तो जब देखते हैं तो देखते हैं 30% कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को वो एमिशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, होल्ड करती हैं ये वेटलैंड। 30% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को। अगर कोस्टल वेटलैंड्स को देखते हैं तो वो 50% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को होल्ड करके रखती हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कैसे रोकेंगे, तो इस तरह के पारितंत्र हमारे पास उपलब्ध हैं वेटलैंड्स के तौर पे। और जिस तरह से वेटलैंड्स को हम लोग मार रहे हैं, जिस तरह से वेटलैंड्स को खत्म कर रहे हैं, वो चिंता का विषय है सरकारों के लिए। और आपको बताएं, पिछले 3 दशकों में हम लोगों ने 30% से ज्यादा वेटलैंड्स को खत्म कर दिया, मार दिया। और जब 1901 से 1900 के बाद जब हम लोग 1900 से अब तक का अगर डेटा निकालते हैं तो लगभग 64% वेटलैंड्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो या तो जो पूरी तरह से वेटलैंड्स खत्म हो गई
उसको तो हम लोग रिस्टोर कर नहीं सकते, लेकिन जो है लेकिन उसे जो बचा अभी है सकते हैं। कम से कम उसको बचाने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। जो आगे आने वाले जो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई है, हमारी वैश्विक लड़ाई, और भारत सरकार ने जो प्रॉमिसेस किए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाकर के, तो उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे। और अगर पूरा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम एक लीडर के तौर पे उभरे हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर, और जब हम ही उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए भी एम्बैरेसमेंट्स होगा। अब हम जानना चाहेंगे इसके कार्यों के बारे में, और साथ ही साथ हम मानव जो इस पे आश्रित हैं उसके साथ इसके मानवीय संबंध क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। जी हाँ, ये जानना जरूरी होगा कि आर्द्र भूमि के कार्य कितने व्यापक हैं। नॉर्मली आर्द्र भूमि वेटलैंड्स 4 प्रकार के कार्यों को करती हैं, जिसको बांटा गया है उस बृहद आसानी से समझने के लिए। एक कार्य ऐसा है जो प्रोक्योरिंग टाइप का कार्य है, जैसे हम किस तरह के बेनिफिट्स उससे गेन करते हैं आर्द्र भूमि से, जैसे वो लाइवलीहुड्स है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, एक्वाकल्चर है, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। दूसरा एक रेगुलेटरी फंक्शन है, विनियमन का फंक्शन, मतलब कि वो कैसे रेगुलेशंस करती हैं, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल को रेगुलेट करती हैं, वाटर साइकिल को रेगुलेट करती हैं, फिर कार्बन साइकिल को रेगुलेट करती हैं। फिर तीसरा उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, बहुत सा जगह पे उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लाइवलीहुड्स के लिए वो टोटल डिपेंड होते हैं, और खास करके जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो गरीब हैं समाज के अंदर, वो ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है तीसरा एनेस्थेटिक वैल्यू के ऊपर उसको वो एक सेक्रेड फॉर्म में देखते हैं, उस वेटलैंड्स को, उसकी पूजा करते हैं। और तीसरा है कि उसकी जो व्यापक जो क्षमता है, जैसे आपको बताया जैव विविधता के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, आपदा ह्रास के क्षेत्र में, तो इस तरह के चीजों के कार्यों को वो निष्पादित करती हैं। और जब वेटलैंड्स के और लोगों के बीच हम आपसी संबंधों को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं वाटर का वो सबसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स है, फ्रेश वाटर का। और जब ये बोला जाता है कि 0.75% डायरेक्ट एक्सेसिबल वाटर लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं, फ्रेश वाटर, तो उसमें वेटलैंड का ही बहुत बड़ा डायरेक्ट रोल होता है। और एक चीज बताएं, इसको नेचुरल किडनी के तौर पे बोला जाता है, नेचुरल किडनी है ये। होता क्या है कि आर्द्र भूमि जल में उपस्थित जो भारी कण होते हैं, जैसे आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयरन, आपने सुना होगा कि जल के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयरन है, कैडमियम है, मरकरी है। ऐसे तत्व, हानिकारक तत्व जल के अंदर पाए जाते हैं, या तो वो प्राकृतिक तरीके से जल के अंदर आती हैं, या आर्टिफिशियल जो हम लोग जैसे इंडस्ट्रीज है, हमारा बेस्ट है, उसके जरिए उसके अंदर अपशिष्ट के तौर पे आ जाती हैं। तो ये आर्द्र भूमि उसको बिल्कुल पूरी तरह से 99%, ऐसा बिल्कुल रिसर्च है कि 99.9% के आसपास बिल्कुल ये फिल्टर कर देती हैं उस तरह के वाटर को। तो अब जरा सोचिए कि कहीं पे भी कोई इस तरह की आर्द्र भूमि है और वहां पे इस तरह के कंटामिनेशन वाटर में हैं, तो वहां के आसपास के लोगों को तो वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ पानी देगा। और अगर हम उसी आर्द्र भूमि को अगर मार देते हैं, वो या कब्जा कर लेते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज से लेकर के, उसको पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और वो सूख जाती हैं, जो नदियों के चैनल से निकल करके वो एक लेक का जो निर्माण करती है, वो लेक ही खत्म हो जाता है। आगे चल करके धीरे धीरे करके वो आर्द्र भूमि खत्म हो जाती हैं, तो फिर वहां पे पानी में आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयरन, इस तरह की समस्याएं मिलेंगी, और सरकारी तौर पे हम उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार वहां पे मशीन लगाएंगी, मशीन लगा के उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, उसका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होगा, और उसको आगे चल करके हम लोग मशीन खराब हो जाएंगी, तो फिर हम स्वस्थ नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो एक आर्द्र भूमि के पानी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए जब रामासार कन्वेंशंस के अंदर 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई कि आर्द्र भूमि का उपयोग हम लोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करें, बिल्कुल वाइज यूज करें, वाइज यूज ऑफ इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, समझदारी के साथ जी हाँ। दूसरा, उसका डेजिग्नेशन और मैनेजमेंट किस तरह से हो, और तीसरा,
इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरह से हो, लोकल कोऑपरेशन किस तरह से हो, नेशनल कोऑपरेशन किस तरह से हो। तो लोगों के अंदर धीरे धीरे ये जागरूकताएं होनी शुरू हो गई कि अगर हम एक सामान्य परिवार के अंदर एक आरओ सिस्टम लगाते हैं तो 8 से 10,000 रुपये कॉस्ट पड़ता है, लगातार उसमें पानी भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है बेवजह का। तो हम लोग इस तरह की चीजों के ऊपर अब प्रकृति ने जो हमें सॉल्यूशन दिया है उसके तरफ जाते हैं। एक लोगों का बड़ा समूह जो उसके फिशरीज के ऊपर डिपेंड है, जैसे आप लोकटक लेक मणिपुर में है, बहुत बड़ा समुदाय वहां के आसपास का बहुत बड़ा जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या फिशरीज के ऊपर डिपेंड है। और चिल्का लेक के अंदर बहुत बड़ा फिशरीज का ऐसे वहां बताया जाता है कि चिल्का लेक के ऊपर लगभग $13.6 मिलियन का वो एनुअल इनकम चिल्का लेक से होता है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। हम लोगों का एक मॉडल है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीप्स का मॉडल। उसके अंदर आर्द्रभूमि के अंदर आर्द्रभूमि में होने वाली जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज वो हमें देती हैं, उसको हम लोग पैसे में लोकल करेंसीज में कन्वर्ट करते हैं। और एक सामान्यतः जो दुनिया में एक पैमाना है कुछ पैरामीटर्स को देख करके, उसका लगभग $14,183 पर हेक्टेयर के हिसाब से आर्द्रभूमि की हम लोगों ने मॉनेटरी वैल्यू निकाली है, वो मैक्सिमम मॉनेटरी वैल्यू निकाली है। कहीं पे वो $10,000 है पर हेक्टेयर के आसपास। तो जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि उसके अंदर इतनी बड़ी इनविजिबल इकोनॉमिक्स है, इतना एक अदृश्य अर्थतंत्र उसके अंदर छिपा हुआ है, तब और उसके कार्यों का इतना वाइड रेंज है कि वो आपदा से भी बचाता है, वो शहरों को जो शहरों में होने वाले फ्लैश फ्लड्स हैं, बाढ़ जैसी हालत हो जाती है शहरों में बारिश के दिनों में, उससे बचाता है। उसके अंदर जैव विविधता भरी पड़ी है, उसके अंदर पानी के बहुत प्रचुर सोर्स हैं जो आने वाले जलीय संकट से हम लोगों को निपटारा करने की पूरी तरह क्षमता रखती हैं। तो लोगों का धीरे धीरे उसके तरफ रुझान बढ़ा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप इसके बेहतरीन पहलुओं से हम सभी दर्शकों के साथ साथ हमें भी परिचित करा रहे हैं, आखिर विश्व आर्द्रभूमि का वैश्विक संबंध क्या है, इसके वैश्विक पहलुओं की अगर चर्चा की जाए तो उसमें क्या खास बातें होंगी? जी हाँ, सबसे पहला तो ये है कि पूरी दुनिया आज डिजास्टर को झेल रही है। बिल्कुल, और 90% जो डिजास्टर्स हैं वो वाटर बॉर्न डिजास्टर हैं, वाटर से कनेक्टेड डिजास्टर हैं, जैसे फ्लड्स है, ड्राउट्स है, स्टॉर्म सर्ज हैं, साइक्लोन हैं। ये भारत की नहीं, पूरी दुनिया की कहानी है। अमेरिका सबसे बड़ा साइक्लोन से प्रभावित राष्ट्र है, जापान है, चीन है, फिलीपींस हैं, इंडोनेशिया है, भारत है। पूरी दुनिया, चाहे वो डेवलपिंग हो, डेवलप्ड वर्ल्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, सब के सब आपदा से बराबर तरीके से वल्नरेबल हैं, सब तरह से आपदा हिट कर रही हैं। और उस आपदा के प्रबंधन में उनका एक बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़ा फिजिकल एलोकेशन सरकार का चला जाता है। और जब उन्होंने देखा कि जहां जहां ये मैनग्रोव्स हैं, कोस्टल वेटलैंड्स हैं, जहां जहां इनलैंड वेटलैंड्स हैं, जहां कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स भी एक तरह के वेटलैंड्स ही हैं, तो जहां जहां ये वेटलैंड है वहां साइक्लोन का असर कम हुआ, फ्लड्स का असर कम हुआ, और वहां पे सरकार का जो फिजिकल एलोकेशन है वो ना के बराबर लगा। और जहां ये मार दी गई, जहां इनको कब्जा कर लिया गया, सरकार ने इसको बैडलैंड समझा, इसको खराब जमीन समझी, और उसके ऊपर बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स, होटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन तैयार कर दिया, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन तैयार कर दिया और उसको मार दिया। वहां पे उन सब आपदाओं का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। तो अब सरकार को जो प्रिवेलिंग इकोसिस्टम वेटलैंड्स के हैं उसको रेस्टोर कैसे करें। जैसे आप एक चाय की पत्ती छन्नी से जब चाय छानती हैं तो धीरे धीरे उससे चाय गिरना बंद हो जाता है, क्योंकि उसको चाय की पत्ती जो है वो ऊपर वो फिल्टर हो जाती है। तो लगातार वैसे ही वेटलैंड भी है। वेटलैंड के ऊपर अगर आप लगातार अपशिष्ट को जो बेस्ट आप डिस्पोज करती हैं, 90% बेस्ट वो वेटलैंड्स के में ही फेंक दिए जाते हैं।
अल्टीमेटली वो ऊपर से बिल्कुल कवर होता चला जाता है तो फिल्टर नहीं कर पाता, उसकी जो नेचुरल फिल्टर कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। वाटर को सोक करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे अब उसके ऊपर कानून बनने शुरू हो गए कि नहीं, हम उसको नहीं फेंकेंगे, और अगर फेंकेंगे भी तो 6 महीने के अंदर में उसको हम वहां से निकाल लेंगे, डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे। और पूरी दुनिया के अंदर वेटलैंड्स के ऊपर फोकस ज्यादा करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर कुछ फिजिकल एलोकेशन बढ़ाना शुरू किया कि नहीं, इसको मेंटेन रखते हैं, ये हमें आपदा से बचाती हैं। आपने सुना होगा पटना के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, चेन्नई के अंदर, मुंबई के अंदर ये भारी मात्रा में कुछ ही समय में आधा घंटे 1 घंटे की बारिश हुई और पूरा शहर फ्लैश फ्लडेड हो गया। कारण यही है कि खास करके हम अपने शहर को ही देख लेते हैं, पूरा पटना एक जलीय पारितंत्र के अंदर था। एक तरफ तो गंगा का वेटलैंड है, गंगा का और गंगा के आसपास के जो दलदली क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र, और दूसरी तरफ बाईपास के उस तरफ का एरिया जो बिल्कुल 10 साल 15 साल पहले पूरा जल से ही बिल्कुल सालों भर पल्लवित होता था। या मीठापुर का एरिया जहां पे आप देख रही हैं कि आज चाणक्य यूनिवर्सिटी बन गई, लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये 2011-12 में सरकार को, हम लोगों ने बिहार सरकार को बोला था कि यहाँ पे कंक्रीट करना, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाना, अगर आपको बनानी है यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर बना लीजिए, ये फार्म एरिया है, वाटर एरिया है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं बनाएंगे तो आगे चल करके स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। और स्थिति ऐसी हो गई कि आज आप जब देखती हैं, जब पूरी यूनिवर्सिटी वगैरह बन के तैयार है, वो रोड सबसे खतरनाक रोड है बाईपास तरफ जाने के लिए। वजह यही है कि हमने वाटर की जो सोकिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल खत्म कर दी, और थोड़े से समय में जब बारिश होती है वो पूरा शहर डूब जाता है। यही हालत चेन्नई में भी है, हमने वेटलैंड्स को मारा। मुंबई में भी वेटलैंड्स को उसके रिक्लेमेशन और उसके डिग्रेडेशन को बिल्कुल इस तरह से बेतहाशा डिग्रेडेशन हुए, सारे वेटलैंड्स खत्म हो गए और स्थितियां उसी तरह से भयावह होती चली गईं। और ड्रेनेज सिस्टम आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हमेशा अंडर कैपेसिटी होती हैं। इस तरह का हम ड्रेनेज कभी तैयार नहीं कर सकते जो उस नेचुरल कैपेसिटी, नेचुरल पोटेंशियल को इक्वलाइज कर सके। वो नेचुरली जो वाटर सॉल्यूशंस थे उसके लिए हम लोगों ने इस तरह से तैयारी करी थी। लेकिन अब धीरे धीरे शहरों को पॉलिसीज बनानी पड़ रही हैं, आर्टिफिशियल वेटलैंड क्रिएट कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग तरीके ईजाद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर को हम जमीन के अंदर पहुंचा सकें। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदेशा हो गया है कि अगर ये वेटलैंड्स नहीं होंगे तो हमारी आने वाला जो वक्त है, जिस तरीके के प्राकृतिक आपदाओं का हम सामना कर रहे हैं कभी कभार, वो उसका बचाव का फिर कोई रास्ता रह ही नहीं जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में जो रामासार कन्वेंशन है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है और लगातार कुछ बेहतरीन कर रही है। तो आखिर वेटलैंड के लिए किस तरह से रामासार कन्वेंशन काम कर रही है, जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जस्ट 1-2 दिन पहले 30 तारीख को रामासार ने हिंदुस्तान के सुंदरवन एक बहुत बड़ा डेल्टा है, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा के रीजन में मैनग्रोव के फॉरेस्ट में ये जाना जाता है, और जहां पे व्हाइट टाइगर प्रेजेंट होती है। दुनिया की सबसे पिक्यूलियर स्पेसीज है, यूनिक स्पेसीज है, जिसको मैन ईटर्स रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं, वो वहां पे उपलब्ध होता है। क्रोकोडाइल्स की बड़ी आबादी है। उस सुंदरवन को रामासार का डेजिग्नेशन मिला और आज भारत के अंदर 26 से 27वीं रामासार डेजिग्नेटेड साइट हो गई। तो ये एक बड़ी चीज है। लेकिन इससे भी ज्यादा हिंदुस्तान चूंकि बहुत वेटलैंड्स का देश है, तो रामासार का डेजिग्नेशन ज्यादा होना चाहिए। ये 3 तरह का डेजिग्नेशन होता है। एक तो रामासार से डेजिग्नेट करते हैं वेटलैंड्स को, तो वो एक वेटलैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाते हैं और एक टूरिज्म साइट हो जाता है बहुत बड़ा। वहां पे बोटिंग होती हैं, लोगों को रिसर्च करने का मौका मिलता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जाते हैं, उनको पता चलता है कि क्या क्या इकोसिस्टम सर्विसेज ये होल्ड करती हैं, क्या पारितंत्र की सेवाएं इससे मिलती हैं। दूसरा, नेशनल जो वेटलैंड्स है हमारी इन्वेंट्री, वो नेशनल वेटलैंड डेजिग्नेशन करती है। जैसे बिहार के अंदर आप बरैल वेटलैंड है, कांवर का वेटलैंड है, गोगावेल है, लेकिन 3 वेटलैंड है जो नेशनल वेटलैंड लिस्ट के अंदर बिहार के अंदर आते हैं। एक कुशेश्वर स्थान है, एक बेगूसराय के पास में कांवर है और एक वैशाली में बरैल है। ये तीनों सब पक्षी बिहार हैं।
और जाहिर सी बात है, जब पक्षी बिहार बोलते हैं तो ये वेटलैंड पक्षियों के लिए पैराडाइज है। खास करके कांवर में लगभग 160 लोकल और 60 माइग्रेटरी बर्ड्स विदेश से पक्षियां आती हैं। गोगाबेल कटिहार में है, वो भी लोकल वेटलैंड्स है, स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। वो भी हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा वेटलैंड्स है, वहाँ भी काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। बगल में दानापुर में एक कैंट के पास में एक वेटलैंड है छोटा सा, वहाँ पे भी आपको 15 से 20-25 स्पीसीज माइग्रेटरी विदेशी बर्ड्स, आर्कटिक क्रेन वगैरह तक आती हैं वहाँ पे। लेकिन पिछले एक दशकों के अंदर में हुआ क्या, उसके आसपास जो पेड़ पौधे थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, उनको काट दिया गया। और जब पेड़ पौधे काट देंगी तो पक्षियों का जो आवास पर्यावास होता है वो खत्म हो जाता है। और जब रामासार इस तरफ देखती हैं, और रामासार के डेजिग्नेटेड जितने साइट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, और रामासार इसके ऊपर काफी रिसर्च कर रही है, और वो रिसर्च ये कर रही हैं कि हम किस तरह से वेटलैंड्स को एक्सपैंड करें, और जो प्रिवेलिंग वेटलैंड्स इकोसिस्टम हैं उनको हम लोग पूरी तरह से रिक्लेम करें, रीस्टोर करें, और उसके अंदर जो सरकार लोकल लेवल पे जो उसको कैप्चर कर ले रही है, उसके अंदर बिल्डिंग बन जा रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उसके आसपास लोकल यूज कर रहे हैं, उसको तत्काल रोका जाए। और सरकार की जो अभी भारत सरकार की जो 2016 की वेटलैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन पॉलिसी है, रूल है, वो काफी इस हद तक देखिए। और एक नया पहलू उसमें जोड़ा गया है कि अगर 1 हेक्टेयर से भी 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा अगर कोई आर्द्र भूमि है, कोई दलदली क्षेत्र है, तो सरकार, राज्य सरकारें उसको तत्काल वेटलैंड घोषित करें। और जब वेटलैंड घोषित कर देंगी तो जो कानूनन उसके ऊपर जो पहलू होंगे वो लागू हो जाएंगे। फिर तो वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, वहां उसका कोई इलीगल यूज नहीं कर सकता। तो ये तमाम चीजें जो सरकारी, खास करके वैसे जमीन जो सरकारी जमीनें हैं जिसके ऊपर प्राइवेट कब्जा कर रखे हैं, उस तरह के क्षेत्रों को, उस तरह के वेटलैंड्स को हम लोग इमीडिएटली डेजिग्नेट करें। तो ये 3 तरह का डेजिग्नेशन, एक तो रामसार से, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, ये 3 तरह से इकोसिस्टम को, वेटलैंड इकोसिस्टम को देखने के लिए ये चीजें हैं। और भारत सरकार के अंदर पहले क्या होता था कि एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन एक अथॉरिटी होती थी, और लेक कंजर्वेशन प्लान होता था। तो एक वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान और एक लेक कंजर्वेशन प्लान पहले चलता था अलग अलग तौर पे, लेकिन अब उसको नेशनल प्लान एंड एक्वाकल्चर प्लानिंग के अंदर डाल दिया गया। और उसके अंदर स्टेट का और सेंटर 70% फंड देंगी, स्टेट 30% फंड देगा, और केवल नॉर्थ ईस्ट में वो सेंटर 90% फंड देंगी और स्टेट 10% फंड देगा। इस आधार पे कार्य कर रही हैं, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके रेस्टोरेशन के लिए, इसको बचाने के लिए। जी, लेकिन ये तमाम चीजें जो भी हैं वो हमारे लिए है, हम लोगों के लिए, हम जनता के लिए है। तो आप किस प्रकार की उम्मीदें करते हैं एक आम भारतवासी से या विश्व के सभी नागरिकों से कि वेटलैंड को बचाने में वो अपनी कैसी भूमिका अदा करें? जी हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, कम्युनिटी के जो सबसे मार्जिनलाइज लोग हैं, वो इसके ऊपर डायरेक्टली अपने इनकम सोर्स के लिए, लाइवलीहुड्स के लिए हैं। वो अगर हम वेटलैंड्स के इकोसिस्टम को मारेंगे तो जब इकोसिस्टम मार्जिनलाइजेशन होगा तो गरीबों के अंदर, इकोसिस्टम मार्जिनलाइजेशन होगा तो गरीबी और बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अगर वेटलैंड इकोसिस्टम नहीं रहेंगे तो सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, गरीबी और बढ़ती जाएगी। तो लोगों के बीच जो क्लास डिफरेंस है, गरीबी अमीरी का, वो बढ़ता जाएगा। और अगर ये वेटलैंड इकोसिस्टम रहेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए अपने लाइवलीहुड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। और उनका जो दूसरा खर्च है, जैसे फ्लड से बचाती हैं, उनको बार बार बाहर भागना नहीं पड़ेगा, या शहर की आबादी को झेलना नहीं पड़ेगा ये फ्लड। और दूसरा एक स्मार्ट अर्बन फ्यूचर देगा, एक डिजास्टर रेजिलियंस देगा, क्लाइमेट रेजिलियंस देगा। तो इतना बहुत चीज है लोगों को उस नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस को समझने के लिए। तो वेटलैंड्स आगे का फ्यूचर है, वेटलैंड्स हमारे जल का स्रोत है। और जब हम तब कहते हैं कि आगे आने वाले 2030 तक जो हमारी नीति आयोग की एक बड़ी वाटर कंपोजिट मैनेजमेंट इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग ने किया, उसके अंदर बताया कि 2030 तक लगभग 40%
अंडरग्राउंड वाटर को हम खो देंगे, बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर नहीं होगा, तो उस स्थिति में सोच सकती हैं कि ये वेटलैंड इकोसिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। अब हम दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे अपने राज्य की बातें कि आखिर हमारे बिहार में आर्द्र भूमि को लेकर क्या स्थिति है और राज्य सरकार इस पर किस तरह से कार्य कर रही है। जी। सबसे पहली बात, बिहार 90% जलीय आपदा को झेलता है, जिसमें बाढ़ है, सुखाड़ है, बिल्कुल। तो ये हम लोग सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ा चीज है, जल का प्रचुर भंडार हमारे यहाँ है, और उतना ही जल के अंदर जो पीने वाला जल है उसके अंदर कंटामिनेशंस भी है। आर्सेनिक तो एक नेचुरल कंटामिनेशन है जो हिमालय से होकर के आती हैं, क्योंकि ये दोमट मिट्टी है, लिटरल सॉइल है, और यहाँ पे गंगा का जो बहाव है वो बहुत धीमा हो जाता है, इस वजह से वो लीचिंग सॉइल के अंदर ज़्यादा होती है, तो आर्सेनिक कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें आर्द्र भूमि कार्य करती हैं। और पूरे बिहार के अंदर गंगा के तराई क्षेत्र हों या नदियों के आसपास के क्षेत्र हों, जैसे कांवर है, कांवर एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है बिहार का, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। फिर बगल में वैशाली में बरैल है, इसको हम लोगों ने सलीम अली जुब्बा सानी नेशनल बर्ड सेंचुरी के तौर पे उसको डेवलप किया। कांवर भी एक बड़ा वेटलैंड है, बहुत बड़ी संख्या में पक्षियां आती हैं, बहुत तरह की फिश की वैरायटीज हैं, बहुत सारे जलीय जो प्लैंकटन होते हैं, जलीय जो पौधे होते हैं उसकी वैरायटीज हैं, और वही जलीय पौधे वाटर को फ्रेश करने में काम करती हैं। कटिहार में गोगावेल है, और इस तरह से मेजर और माइनर और इस तरह के छोटे छोटे वेटलैंड्स अगर देखें तो हजारों की संख्या में, जिसकी अभी सरकार डेटा बना रही है, जो पर्यावरण विभाग है। लेकिन कुछ समय से जब इसकी हलचल पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी, और जब हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट के एग्रीमेंट को साइन कर लिया, और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब आए, एजेंडा 2030 उसको हम लोग बोलते हैं, 17 उस तरह के गोल्स हैं जो आगे 2015 से 2030 तक कार्य करती हैं। बिहार चूंकि एक इस तरह का लैंडलॉक्ड स्टेट है जहां पे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, और ये इकोसिस्टम एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं, डिजास्टर रेजिलियंस बनाती हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस बनाती हैं, और बिहार इन सबसे प्रभावित राज्य है। तो जाहिर सी बात है, सरकार उसके तरफ अपने फिजिकल एलोकेशंस को बढ़ा रही हैं, लोगों को उसको बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी, तो ये वेटलैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि अपने क्षेत्र को बचाएं, आर्द्र भूमि को बचाएं, और जलीय संकट से पूरी तरह से निपटारा करें। क्या बात है, बहुत ही खूब। जिस तरीके से आज आपने इस खास दिन पर जब हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मना रहे हैं, इसके हर एक पहलुओं से दर्शकों को बहुत ही सरल भाषा में हर चीज से आपने वाकिफ कराया, और आज अपना कीमती वक्त इस खास कार्यक्रम में आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे श्री दीपक कुमार जी, जो कि पर्यावरणविद थे, और आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस के इस खास मौके पर उन्होंने इसके हर एक बारीक पहलुओं से आपको बेइंतहा बहुत ही बेहतरीन ढंग से परिचित कराया। और आइए आज हम ये प्रण लें आज इस खास दिन पर कि हम भी वेटलैंड्स को बचाने के लिए अपनी तरफ से जो भी कोशिश है उसे देने की कोशिश करेंगे, और ये सारी कोशिशें कहीं ना कहीं फिर घूम फिर कर हमारे ही हित के लिए काम आने वाली हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे प्यारा पल वो होता है जब आपके प्यार से पगे पत्र हम तक पहुंचते हैं, और पत्र पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है कि हमारा पता आपके पास हो। तो फटाफट उठाएं कागज और कलम और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddpatna@gmail.com। तो दर्शकों, आइए आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लें कि अपनी प्रकृति के रक्षा के लिए जो भी कदम हमसे बन बैठेगा वो हम जरूर उठाएंगे, और आर्द्र भूमि की हम रक्षा करेंगे, ताकि आने वाली कई प्राकृतिक आपदाओं से हम अपने आप को बचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तन्वी आज के लिए अपने सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।